हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर अपने जो लास्ट बचे कुछ पॉइंट्स हैं, उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है? लास्ट 2-3 पॉइंट्स ही बाकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस बार का न्यू एडेड पॉइंट है। और जब भी मैं बोलता हूँ न्यू एडेड पॉइंट है या फिर मॉडिफाइड पॉइंट है, मतलब कि कोई चेंजेस करे गए थियरीज़ में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। उस टॉपिक को आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे और ये टॉपिक तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि क्या ही बताएँ, अभी मैं डिस्कस करूँगा क्या-क्या चीज़ होती है इसमें। वो सारी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को तो आपको यहाँ पे इग्नोर करना ही नहीं है और ना ही उसकी स्पीड बढ़ा के देखनी है, ठीक है? इस वीडियो की आप स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करेंगे, जो स्पीड पे मैं बता रहा हूँ, वही स्पीड है, ठीक है? ऑलरेडी अरेंज करके ही मैं आपको स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अब इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करेंगे इस वीडियो के लिए, बाकी सब में कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? चलिए, तो चैप्टर 1 आपके पास में प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके आप जो है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, वो देख सकते हैं। मैंने आपको एक-एक टॉपिक पे सिंगल-सिंगल वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी है, ताकि जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, आप देख सकते हैं। ठीक है? इस टॉपिक के इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट नंबर 13 कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 12 तक हम सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 13 आईसी मॉड्यूल के हिसाब से इसे कवरेज करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, न्यू एडेड है और मैं बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग तो इसे अच्छे से क्लियर ही नहीं कर पाते, ठीक है? तो बेसिकली इसे मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा पढ़ाना चाहूँगा, इन डेप्थ तो नहीं जाएँगे, ऑडिट ट्रिक सीरीज़ है, लेकिन जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? बेसिकली आप अपने रेगुलर लेक्चर में कंप्लीट करके आए होंगे, ठीक है? चलिए, तो रेगुलर लेक्चर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो नॉर्मली रिवीजन में पढ़ाते हैं उससे थोड़ा आगे जाएँगे, ठीक है? चलिए, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट आपका न्यू एडेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि क मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं इस पे बेस्ड, ठीक है? नॉर्मली मुझे मिलते रहते हैं, टेलीग्राम पे स्टूडेंट भेजते रहते हैं कि सर ऑडिट एंगेजमेंट पे जो ये वीडियो है, ये हमारे लिए सही होगा या फिर नहीं। तो काफ़ी सारे, क्योंकि हमने इस पे अपलोड नहीं किया था, ठीक है? तो इस पे दिक्कत रहती है स्टूडेंट को कि सर हम ये वीडियो देखें, वो वीडियो देखें। तो जनरली कुछ थोड़ा बहुत पार्ट देख के मैं एडवाइस दे देता हूँ कि हाँ, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब कुछ। तो नॉर्मली जो अ, यहाँ पे नॉर्मली जो चलते आ रहे हैं वीडियो, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में रिवीजन करवाते हैं। हाँ, फास्ट ट्रैक वे में जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट में जो आपको रिवीजन करवाते हैं, तो वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है? तो मेन-मेन चीज़ें वो यहाँ पे डायरेक्टली वहीं पे डिस्कस करेंगे। जो बेस होता है वो डिस्कस करेंगे नहीं, तो आप 100% उसका जो लैंग्वेज समझने में मिस्टेक करेंगे। ठीक है? तो ध्यान रहे सर, अगर ऐसे कोई वीडियोज़ देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ास्टली मैनर में रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ों को कवर करके चल रहे हैं या फिर नहीं, ये चीज़ों को कन्फर्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है? फ़ास्ट ट्रैक वगैरह चला रहे हैं, उस पे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तो कवर होगा ही होगा। ठीक है? तो उसमें तो कोई देखना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ फ़ास्टली जो रिवीजन करवाते हैं वो। ठीक है? चलिए, तो वो कन्फर्म करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब जानने से पहले एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे ही वो एग्ज़ाम्पल समझ आ गया, पूरे का पूरा टॉपिक कवर, ठीक है? वो एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया तो पूरे का पूरा टॉपिक, सिर्फ़ डेफ़िनिशन नहीं, पूरे का पूरा टॉपिक, मतलब कि ये जो पूरा टॉपिक कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ तक का पूरा कवरेज हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसे आप नोट डाउन भी करेंगे, यहीं पे, ठीक है? आईसीएम मॉड्यूल में यहीं पे नोट डाउन करेंगे। दूसरे कहीं और ज़्यादा नोट डाउन करना चाहते करिए, लेकिन आईसीएम मॉड्यूल में मुझे आपकी जो मॉड्यूल है, उसमें यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल चाहिए ही चाहिए, या फिर स्टिकी नोट्स चिपका दीजिए, ठीक है? लेकिन इस पेज पे एग्ज़ाम्पल होना ज़रूरी है, ठीक है? स्टिकी नोट्स आप चिपकाना चाहते हैं, वो चिपका दीजिए, या फिर जगह यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? स्टिकी नोट्स है तो उसका यूज़ बेहतर तरीके से करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? चलिए, तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए मिस्टर कौन है? मैं ही हूँ, ठीक है? मैं चलिए नहीं, मिस्टर एक्स मान लेते हैं, ठीक है? मिस्टर एक्स है, हुँ, ठीक है? तो मिस्टर एक्स है, उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ लोन वग़ैरह चाहिए थी, ठीक है? उनको कुछ लोन वग़ैरह चाहिए थी, तो वो गए किनके पास? सीधी-सी बात है, जब भी हमें लोन चाहिए होता है, हमें कोई एक ही पर्सन याद आता है सबसे पहले। वो पर्सन कौन है सर? वो पर्सन है आपके पास में बैंक, ठीक है? कोई भी बैंक का नाम जान लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक मान लीजिए, बीओबी मान लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी, कोई भी बैंक, ठीक है? तो मिस्टर एक्स जो है, वो गए बैंक के पास और कहे कि हमें लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, लोन देंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो दीजिए। चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह कुछ लेके आइए, ठीक है? तो मिस्टर एक्स ने कहा अरे हाँ, भूल गया। वो गए घर पे और फिर आए, ठीक है? और क्या लेके आए सर? इनकम टैक्स रिटर्न लेके आए। ठीक है? आईटीआर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है? आप नोट डाउन करेंगे तब फुल फॉर्म में ही लिखिए। एग्ज़ाम टाइम पे फिर यही नहीं समझ में आता कि आईटीआर का मतलब क्या था?
ठीक है? तो फुल फॉर्म में लिखिए इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह लेके आ गए एज़ अ प्रूफ, ठीक है? और बैंक को दिया, ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न बैंक को दे दिया, ओके। तो ये हमारे पास में, ये देखिए बैंक के पास जा रहा है, हमारे हाथों से बैंक के पास, मतलब कि मिस्टर एक्स के हाथों से ये बैंक के पास गया। बैंक ने देखा ये रिटर्न, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर देखा तो ये क्या, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सर्टिफाइड था ही नहीं। और अगर आप रेगुलर लेक्चर में पढ़े हो तो मैं आपको बता दूँ वैसे भी, ठीक है, कई बार नहीं पढ़ाया जाता है तो मैं बता दूँ कि सर कई बार क्या होता है कि बैंक को आपको लोन देना होता है, मोस्टली यही होता है कि आपके पास में बैंक को लोन देना होता है आपको, तो वो आपसे कहता है कि सर जो भी प्रूफ है उसे सर्टिफाइड करवा के आइए। आपसे बैंक प्रूफ माँगेगा, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया आईटीआर, ठीक है? तो आईटीआर जैसे ही माँगेगा उसे सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। वो सर्टिफाइड कौन सा कर सकता है सर? केवल और केवल सीए इन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो सीए इन प्रैक्टिस के पास आपको जाना पड़ता है और इसे सर्टिफ़ाइड करवाना पड़ता है। सर्टिफ़ाइड का मतलब क्या होता है कि सीए इन प्रैक्टिस इस सब कुछ इन्फॉर्मेशन को देखेगा, क्या सही है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें देख के फिर उसमें आपको बताएगा कि हाँ जी, बिल्कुल सही है, और सर्टिफ़ाइड होने के बाद ये सर्टिफ़ाइड आप जो है बैंक को देते हैं, उसके बेस पे बैंक आपको लोन देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने आईटीआर तो दे दिया, लेकिन बैंक ने देखा ये तो सर्टिफ़ाइड है ही नहीं, वापस कर दिया मिस्टर एक्स को, कि जाइए आप पहले ये काम करिए, इसको सर्टिफ़ाइड करवा के आइए। ठीक है? तो ये सर्टिफ़ाइड करवाने के लिए बोल दिया। तो मिस्टर एक्स जो है वो सर्टिफ़ाइड करवाने के लिए कोई सीए इन प्रैक्टिस के लिए चले गए। ठीक है? सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं खुद, ठीक है? मैं खुद का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, कैतुल कालरिया, ठीक है? तो यहाँ पे मिस्टर एक्स कहाँ पे चले गए? मिस्टर कैतुल कालरिया के पास चले गए कि सर जी हमें इनकम टैक्स से यहाँ पे जो रिटर्न है उसे सर्टिफ़ाइड करना है, आप कर देंगे? हमने कहा ठीक है, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है सर? यहाँ पे इसे हम लैंग्वेज जो ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं प्रैक्टिशनर, ठीक है? प्रैक्टिशनर, ठीक है? ये TITION यहाँ पे, हाँ, आपके पास में इसे क्या बोला जाता है सर? प्रैक्टिशनर, ठीक है? प्रैक्टिशनर। लैंग्वेज थोड़ी-सी ध्यान रखनी ज़रूरी है। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डेफिनेशन वगैरह में लिखना होगा ये लैंग्वेज, ठीक है? प्रैक्टिशनर, ओके। ये आपके पास में क्लियर, ओके। तो ये प्रैक्टिशनर के पास चले गए मिस्टर एक्स और कहा कि सर जी हमें यहाँ पे सर्टिफ़ाई करना है, प्लीज़ इसे सर्टिफ़ाइड कर दीजिए। तो मिस्टर कैतुल कालरिया ने देखा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें देख ली और सर्टिफ़ाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आईटीआर क्या बन चुका है सर? आईटीआर अब जो है यहाँ पे ये चीज़ सर्टिफ़ाइड हो चुका है। ठीक है? अब मिस्टर एक्स को ये सर्टिफ़ाइड आईटीआर मिल चुका है, ठीक है? सर्टिफ़ाइड आईटीआर, सर्टिफ़ाइड आईटीआर मिल चुका है, और ये सर्टिफ़ाइड आईटीआर किसको प्रोवाइड कर दिया सर? बैंक को प्रोवाइड कर दिया, और बैंक ने जो भी रूल लिया होगा, वो सारी चीज़ें देख के लोन दे दिया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, एग्ज़ाम्पल क्लियर हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे इसी एग्ज़ाम्पल में मैं आपको ऑडिट की लैंग्वेज समझा दूँगा, ठीक है? कि क्या-क्या ऑडिट की लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सीए इन प्रैक्टिस है, जो आपको यहाँ पे चेक करके दे रहा है, उसे हम प्रैक्टिशनर कहते हैं, ये क्लियर है? ठीक है? जो भी बैंक है, जो आपको लोन देना चाहती है, लेकिन क्या कह रही है सर? सर्टिफ़ाइड वगैरह करवा के आइए, मतलब कि वो सर्टिफ़ाइड जो सर्टिफ़िकेट है सर्टिफ़ाइड, उसके बेस पे आपको क्या करना चाहती है, आपको जो है ट्रांज़ैक्शन करना चाहती है आपके साथ, लेकिन उसे प्रूफ़ चाहिए, प्रूफ़ के लिए वो सर्टिफ़ाई करवाना चाहती थी, ठीक है? तो ये जो पर्सन है, जो प्रूफ़ माँग रहा है, सर्टिफ़ाइड माँग रहा है चीज़ें, ठीक है? जो इसके बेस पे आपसे ट्रांज़ैक्शन करने के लिए तैयार होगा, वो पर्सन को हम कहते हैं इंटेंडेड यूज़र। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अपने पिछले लेक्चर्स में, इंटेंडेड यूज़र्स, इसे हम इंटेंडेड यूज़र्स कहते हैं कि जो हम ये हमारी इन्फॉर्मेशन एज़ एन सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है? जो भी पर्सन ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सर्टिफ़ाइड करता है, उस सर्टिफ़ाइड इन्फॉर्मेशन का जो यूज़ करने वाला पर्सन है, उसे हम कहते हैं इंटेंडेड यूज़र। यहाँ पे कौन यूज़ कर रहा है? बैंक यूज़ कर रहा है। सर्टिफ़ाइड उसे क्यों चाहिए था? ताकि हमें पता चले कि हाँ जी, बिल्कुल सही है, हम ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो यूज़ करने वाला पर्सन है, वो है आपका इंटेंडेड यूज़र, जो हमारे एग्ज़ाम्पल में कौन है? बैंक है, राइट? अब यहाँ पे जिसको ट्रांज़ैक्शन में एंटर होना है, ठीक है? जहाँ पे मैं मिस्टर एक्स, जो मिस्टर एक्स है, उसे हम यहाँ पे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है? जो एंटर होना चाहता है, ठीक है? जो ट्रांज़ैक्शन करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मिस्टर एक्स हमारा रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, राइट? सीए इन प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिशनर कहते हैं, इसे हाइलाइट करके रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये चीज़ है। ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये इंटेंडेड यूज़र, ओके? ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे जो आईटीआर पहले तो सर्टिफ़ाइड नहीं था ना सर, सर्टिफ़ाइड नहीं था ना, बैंक ने क्या माँगा सर? आईटीआर लेके आइए, तो आईटीआर लेके आइए, ये हमारा मेन पॉइंट था, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर,
कि जो मेन चीज़ माँगी गई आपसे कि वो बताइए, फिर हम काम करेंगे। तो जो मिस्टर एक्स सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैटर लेके आए वो क्या है सर? आईटीआर हमारे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से, ठीक है? तो ये आईटीआर क्या है सर? सब्जेक्ट मैटर। लेकिन बैंक ने क्या कहा सर? ये तो कहाँ सर्टिफ़ाइड है, जाइए आप एक काम करिए सर्टिफ़ाइड करवा के आइए, ठीक है? तो क्या आपने करा? आप सीए इन प्रैक्टिस के पास गए, उसे सर्टिफ़ाइड करवा के आए। तो ये जब सर्टिफ़ाइड हो जाता है मतलब कि एज़ पर रूल सारी काम चीज़ें हो जाती है, ठीक है? एज़ पर रूल इसे चेक कर लिया जाता है, ठीक है? एज़ पर रूल, रूल का मतलब जो एज़ पर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं एज़ एन सीए इन प्रैक्टिस यही काम होता है। सीए इन प्रैक्टिस सर्टिफ़ाइड करना क्या मतलब होता है कि जो-जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या फिर नहीं एज़ पर रूल ये हम चेक करते हैं, ठीक है? तो सर्टिफ़ाइड का मतलब क्या होता है कि आईटीआर को हमने ये चेक कर लिया कि एज़ पर रूल ये सही है या फिर नहीं, ठीक है? तो ये आपका सर्टिफ़ाइड हो चुका। ये जो सर्टिफ़ाइड हो जाने के बाद जो हम ये बन जाता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्राइटेरिया। इसे हम क्या कहते हैं सर? क्राइटेरिया। यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो सर्टिफ़ाइड हो जाने के बाद मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर एक रूल के हिसाब से बंध चुका है, रूल के हिसाब से प्रूव हो चुका है कि ये सब्जेक्ट मैटर सही है, इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया, ठीक है? ओके, क्राइटेरिया, राइट, क्राइटेरिया, ठीक है? ओके। तो ये भी हाइलाइट कर लेंगे क्राइटेरिया। तो इतनी चीज़ें बस समझ लेने के बाद आपका पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके कि मिस्टर एक्स यहाँ पे क्या है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, बैंक क्या है इंटेंडेड यूज़र, सीए इन प्रैक्टिस जो पर्सन है उसे हम प्रैक्टिशनर कहते हैं। जो आईटीआर था जो सबसे पहले ये प्रूफ माँगा गया उसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। उसी के बेस पे ही तो ये ट्रांज़ैक्शन होने वाला है इसलिए सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? बस उसे यहाँ पे सर्टिफ़ाइड वगैरह करना था, सर्टिफ़ाइड का मतलब एज़ पर रूल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सही-सही है या फिर नहीं ये चेक करवा के आइए और ये कैसे होगी? प्रैक्टिशनर के पास जाके होगी, ठीक है? तो प्रैक्टिशनर के पास जाएँगे और ये सारी चीज़ें सर्टिफ़ाइड करेंगे। तो सर्टिफ़ाइड आईटीआर जैसे ही काम हो गया मतलब कि एज़ पर रूल सब कुछ सही है, उसे हम कह देते हैं ये क्राइटेरिया है, ठीक है? बस ये काम खत्म होते ही स पूरे का पूरा टॉपिक खत्म। अब आपको जानी-पहचानी चीज़ें देखने को मिलेगी, सब कुछ ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिशनर सर्टिफ़ाइड करके जो चीज़ें देता है, उसे हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे प्रैक्टिशनर ने आईटीआर को सर्टिफ़ाइड करके दिया। मतलब कि प्रैक्टिशनर ये कह रहा है, ये एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। ठीक है? इसे हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। बहुत ज़्यादा सिंपल कहता है कि भई एंगेजमेंट इन विद प्रैक्टिशनर। ठीक है? एक वर्ड होता है ऑडिटर, एक वर्ड होता है प्रैक्टिशनर। सर यहाँ पे जनरली मैं देख रहा हूँ एक यूट्यूब पे मैंने एक और वीडियो देखा था, जहाँ पे प्रैक्टिशनर को ही ऑडिटर बता दिया गया। लेकिन ऐसा इन रियलिटी होता नहीं है, प्रैक्टिशनर और ऑडिटर में डिफरेंस होता है। ठीक है? ऑडिटर और प्रैक्टिशनर में डिफरेंस होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी प्रैक्टिशनर वर्ड है तो वहाँ पे ऑडिटर नहीं लिखिएगा, इतना ध्यान रखिए। ठीक है? मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा दोनों में डिफरेंस किस तरीके से होता है। लेकिन प्रैक्टिशनर वर्ड है, वहाँ पे प्रैक्टिशनर ही लिखना है। राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे स्टूडेंट को यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रैक्टिशनर लिखे, ऑडिटर लिखे, दोनों एक ही है, एक नहीं है। जहाँ पे प्रैक्टिशनर लिखा है, वहाँ पे प्रैक्टिशनर ही लिखिए, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिशनर वर्ड और ऑडिटर वर्ड में डिफरेंस है। ऑडिटर एक छोटे टर्म में यूज़ होता है, जो प्रैक्टिशनर है, वो एक बड़ा टर्म है, ठीक है? एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले देखिए एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अ कॉन्क्लूजन देता है जहाँ की हमने यहाँ पे दिया था सर्टिफाइड करके कॉन्क्लूजन दिया कि हाँ जी बिल्कुल सही है ट्रांजेक्शन करिए ठीक है जो कि क्या करता है सर एनहेंस करता है कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर मतलब कि बैंक को यहाँ पे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है यहाँ पे भी क्या हुआ सर्टिफाइड जैसे ही आईटीआर मिल गया बैंक को कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ जी भाई हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सही सही है ठीक है? तो इंटेंडेड यूज़र का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है इस एंगेजमेंट से, एश्योरेंस एंगेजमेंट से, ठीक है? तो कहता है कि अदर देन द रिस्पांसिबल पार्टी के अलावा जो भी पार्टी है, जिसे हम इंटेंडेड यूज़र कहते हैं। रिस्पांसिबल पार्टी कौन थी? मिस्टर एक्स। वो तो खुद कह ही रहे थे कि हमारा सब कुछ सही है, वैसे भी वो तो सही ही कहते हैं, गलत होता है तो भी, ठीक है? लेकिन बैंक को कैसे श्योरिटी मिलेगी? वो कहेगा कि भाई सर्टिफाइड करवा के आइए, तो फिर हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है? तो रिस्पांसिबल पार्टी के अलावा जो पर्सन है मतलब कि इंटेंडेड यूज़र उनका जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कौन प्रोवाइड करता है प्रैक्टिशनर ठीक है अबाउट आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया ठीक है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसे क्राइटेरिया बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिशनर काम करता है ठीक है तो अब यहाँ पे वर्ड आपको समझ आ रहे होंगे कि प्रैक्टिशनर का मतलब क्या हुआ ठीक है इंटेंडेड यूजर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल पार्टी कितना आसान तरीके से समझ आ जाता है राइट? ये आपका एक डेफ़िनेशन है, इसे एज़ इट इज़ याद रखना पड़ता है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं लेकिन डेफ़िनेशन नहीं। अच्छा, एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिशनर और ऑडिटर में थोड़ा बहुत डिफ़रेंस क्या होता है। देखिए,
ये आपका एलिमेंट जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कैसे सर? एग्ज़ाम्पल जो मैंने पढ़ा है वही एलिमेंट में लिखा हुआ है। सबसे पहले 3 पार्टी होती है, 3 पार्टी। एक प्रैक्टिशनर होता है, इंटेंडेड यूज़र होता है और तीसरा कौन था? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है? हमारे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए, प्रैक्टिशनर कौन है? सर प्रैक्टिशनर तो हम ही हैं, ठीक है? मिस्टर केतुल कालरिया, ठीक है? ये लिखने से आप ये सारी चीज़ें लिखने से यहाँ पे रिवीजन में आपका ईज़ीनेस हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे आप, इसे चीज़ों को लिख लीजिए। एग्ज़ाम टाइम पे इसे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आपने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखा है और एग्ज़ाम्पल के हिसाब से यहाँ पे आपको ने शो कर दिया है, ताकि रिवीजन कितना फ़ास्ट हो जाएगा आप देखेंगे। ठीक है? चलिए, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से कौन था सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारे पास में मिस्टर एक्स, ठीक है? और इंटेंडेड यूज़र हमारे एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बैंक था। ठीक है? अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि सर प्रैक्टिशनर को यहाँ पे कई बार स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि सर ऑडिटर लिख सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिशनर मीन्स ऑडिटर, जो कि गलत है, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखेगा, जो प्रैक्टिशनर वर्ड है उसे प्रैक्टिशनर ही लिखेगा। प्रैक्टिशनर मतलब कि ऑडिटर ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिशनर मतलब कि ऑडिटर ऐसा नहीं होता, जो कि आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। बेसिकली यहाँ पे आपके बुक में ही शायद आई थिंक इसे एक्सप्लेन करा गया था। प्रैक्टिशनर इज़ द पर्सन, हाँ, यहाँ पे ही एक्सप्लेन करा गया है, लो जी, ठीक है? फिर भी यहाँ पे बताया जाता है कि सर दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व अबव सेड 3 पार्टी, 3 पार्टी जो हमने ऊपर बताई वो इन्वॉल्व होती है, जो कि हमने मिस्टर केतुल का, मिस्टर एक्स और है आपके पास में बैंक, ठीक है? 3 पार्टी। अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, प्रैक्टिशनर वो पर्सन होता है हू प्रोवाइड द एश्योरेंस, जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मिस्टर केतुल कालरिया, जिन्होंने एश्योरेंस प्रोवाइड करा कि हाँ जी, बिल्कुल सही है। हुँ? द टर्म प्रैक्टिशनर इज़ ब्रॉडर दैन, क्या लिखा है? ब्रॉडर दैन ऑडिटर। यहाँ पे क्लियरली ये बताना चाहता है कि सर जो टर्म प्रैक्टिशनर है, वो ऑडिटर वर्ड से ज़्यादा ब्रॉडर है, ठीक है? अब फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सर प्रैक्टिशनर ही ऑडिटर है, ठीक है? कई बार यहाँ पे बताया जाता है कि प्रैक्टिशनर मीन्स ऑडिटर। आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर प्रैक्टिशनर एक बड़ा वर्ड है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपको बताऊँ तो प्रैक्टिशनर, ठीक है? प्रैक्टिशनर अगर इतना है, तो उसके सामने ऑडिटर जो है वो इतना है, ठीक है? ये ऑडिटर मतलब कि एक प्रैक्टिशनर बड़ा वर्ड है, ऑडिटर छोटा वर्ड है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखता है? ऑडिटर इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन वेयर एज प्रैक्टिशनर मे प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अभी अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है? लास्ट टू सेकंड टू थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया और दो वर्ड समझाए थे मैंने, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और आपके पास में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल का मतलब होता है जो पास्ट से रिलेट करती है और प्रोस्पेक्टिव्स का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेट करती है। अब यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऑडिटर का मतलब होता है कि जो कंपनी से रिलेट कर चुका है, ठीक है? कंपनी के ऑडिट करेंगे, ठीक है? वो मतलब कि एक तरीके से बंध चुका है उस काम में, ठीक है? तो ऑडिटर क्या करता है कि जो कंपनी के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, उसका ऑडिट करता है, मतलब कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हो चुकी है पास्ट में, बस उसे चेक करना है। जबकि प्रैक्टिशनर का मतलब होता है सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है? जो सारे वर्क करता है, ठीक है? वो कहीं पे बंधा हुआ नहीं है, सीए इन प्रैक्टिस है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें देखता है, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? फ्यूचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब कि कोई हम गारंटी देते हैं एज़ एन सी इन प्रैक्टिस, आपको पता हो ना हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो या फिर ना, ठीक है? बाद में तो वैसे भी ले ही लेंगे आर्टिकलशिप जब आप करेंगे। तो हमें फ्यूचर से रिलेटेड भी कई सारी गारंटी देनी होती है एज़ अ सीए इन प्रैक्टिस। तो हम जो वो देते हैं, वो भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो ऑडिटर नहीं करता, प्रैक्टिशनर करता है, ठीक है? तो ये चीज़ों में डिफ़रेंस है। इन डिटेल हम जो है रेगुलर लेक्चर में तो एक-एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं जाएँगे, ऑलरेडी वीडियो बड़ा बन चुका है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जाएँगे, ओके? तो ये चीज़ आप समझ के रखिए कि सर प्रैक्टिशनर और ऑडिटर दोनों एक चीज़ नहीं है। जहाँ कहीं पे भी ऐसा बोला जाए, तो आप उसे थोड़ा-सा इग्नोर करिए और चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दीजिए। इवन आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है कि दोनों एक वर्ड नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिशनर ब्रॉडर वर्ड है, ठीक है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मॉड्यूल ही कह रहे हैं। आपको विश्वास करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि कई बार यहाँ पे ये बताया जाता है, वो सही नहीं है, ओके? रिस्पांसिबल पार्टी इज़ द पार्टी रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? रिस्पांसिबल पार्टी मतलब कि मिस्टर एक्स जो खुद सारी की सारी प्रिपरेशन करके आते हैं। जैसे कि आईटीआर मंगवाया तो वो आईटीआर करके आएँगे, ठीक है? आईटीआर सारी चीज़ें लेके आएँगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सर्टिफ़ाइड करवाना है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसका काम है? सीए इन प्रैक्टिस का, ठीक है? प्रैक्टिशनर, ओके? और इंटेंडेड यूज़र बैंक है, ठीक है? ये सारी चीज़ें सो सिंपल-सिंपल है। अच्छा, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर तो सीधी-सी बात है, मैंने आपको क्या एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का, आईटीआर का एग्ज़ाम्पल दिया। तो आईटीआर आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो दिया है ना, उसे कट कर दीजिएगा। वो आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली आईटीआर जो हमने एग्ज़ाम्पल दिया वही लिखिएगा, ठीक है? आईटीआर,
बस शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा, फुल फॉर्म लिखेगा, ठीक है? आईटीआर का, ओके? ये लिखेगा आपके पास में कि भाई इट रिफर्स द इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर जो से हम सर्टिफाई करवाने जा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट मैटर। जैसे कि यहाँ पे हम आईटीआर लेके गए थे, किसके पास? मिस्टर कैतुल कालरिया, सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है? उनके पास गए थे कि इसे सर्टिफाइड कर दीजिए। तो ये जो आईटीआर है वो क्या है सर? सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? सूटेबल क्राइटेरिया मतलब कि मैंने अभी कहा कि सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? एज़ पर रूल हम जो चेक करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है? तो ये कहता है कि सर बेंचमार्क, ठीक है? बेंचमार्क आप क्या कह सकते हैं? बेंचमार्क मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि गाइडलाइंस है, रूल है, ठीक है? रेगुलेशन वगैरह चीज़ें, ओके? और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑब्वियसली प्रैक्टिशनर को ये सर्टिफाई करना है, मतलब कि एश्योरेंस देना है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा सर? इससे रिलेटेड एविडेंस वगैरह ऑब्टेन करेगा और इससे रिलेटेड देखेगा कि ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं, उसके बाद ही तो इसे सर्टिफाइड करेगा, ठीक है ना? कोई भी आके ये कहेगा कि भाई सर्टिफाइड कर दो, तो क्या हम साइन कर देंगे ऐसे ही? आंसर इज़ नो, हम चेक करेंगे, ठीक है? तो सीधी-सी बात है कि कहीं पे भी साइन करना नहीं होता ना, चेक करना पड़ता है कि किस पे साइन कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर गलत, ठीक है? आप सीए इन प्रैक्टिस क्यों हैं? क्योंकि आपके पास में ये राइट है कि आप ये चीज़ बताइए बैंक को, ठीक है? मतलब कि इंटेंडेड यूज़र को कि ये चीज़ें सही है। तो इसके लिए आपको खुद चेक करना पड़ेगा, मतलब कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस वगैरह ऑब्टेन करिए और फिर बताइए कि क्या सही है या फिर नहीं, ठीक है? यहाँ पे ये एक मिस्टेक कर रखी है, जहाँ पे ये कहता है कि प्रैक्टिस में परफॉर्म एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सब इस चीज़ें तो सही सही है कि एप्रोप्रिएट एंड एविडेंस लेंगे, एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है? यहाँ पे कहता है कि ओपिनियन जो देता है, प्रैक्टिशनर देता है, ऑडिटर नहीं देता। ये वर्ड यहाँ पे गलत ले रखा है, ठीक है? वैसे तो यहाँ पे स्टार्टिंग सही से करा, लेकिन फिर थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई, ऑब्वियसली न्यू एडिट है टॉपिक, तो हो जाती है मिस्टेक, ठीक है? तो प्रैक्टिशनर यहाँ पे लिखेगा, ठीक है? ऑडिटर नहीं। ऑब्वियसली इन्होंने ऊपर भी यहाँ पे लिख के बताया कि भाई प्रैक्टिशनर जो है एक ब्रॉडर टर्म है ऑडिटर से, फिर भी यहाँ पे इनसे ऑडिटर टाइप हुआ है। ऑडिटर नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिशनर लिखेंगे, ठीक है? जहाँ-जहाँ भी ऑडिटर है, यहाँ पे भी देखिए ऑडिटर लिखा हो, वहाँ पे प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करिएगा, ऑडिटर नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हमें ऑब्टेन करना है, वो एज़ एन प्रैक्टिशनर हमें सारी चीज़ें ऑब्टेन करनी है और उसे सर्टिफाइड करना है, ठीक है? और सर्टिफाइड करने के बाद आपको क्या करना है सर? उस पे रिपोर्ट कर देना है। लेकिन ध्यान रहे सर, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट करते हैं वो रिटन वे में होना चाहिए। सिर्फ बोल दिया मतलब ये नहीं, रिटन वे में होना चाहिए, ठीक है? एक रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट आप तैयार करेंगे और वो आप सर्टिफाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट आप तैयार करते हैं। टोटल 5 पॉइंट है और इसे याद करने के लिए कोई शॉर्टकट मत बनाना, पहले ही कह रहा हूँ। एलिमेंट्स को आप इस एग्ज़ाम्पल से ही बनाना, ठीक है? ये एलिमेंट्स देखिए आपको यहाँ पे हाइलाइट कर रखे हैं, एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है? देखिए सारे टॉपिक्स को अगर आप की बना के याद करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख़्याल से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक्स हैं। हर एक में क्या आप की बनाएँगे? आंसर इज़ नो। कुछ चीज़ों में लॉजिकली याद हो जाता है, कुछ चीज़ों में कहानी के हिसाब से याद हो जाता है। तो उस चीज़ को इग्नोर करिए की बनाने के लिए, ठीक है? उस चीज़ को ऐसे ही याद करने की कोशिश करिए, कुछ कहानी के हिसाब से याद कर लीजिए, कुछ ये एग्ज़ाम्पल के हिसाब से याद कर लीजिए। तो मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपका जो बर्डन है वो कम कर दिया जाए। स्टूडेंट समझते नहीं है हर एक चीज़ में की बनाते हैं, तो हर एक चीज़ में की बनाएँगे तो भाई कितना याद रखेंगे और एग्ज़ाम टाइम में तो वो सारी की सब एक ही हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मैं आपको बड़ा ही रिसर्च करके आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपको की याद रखनी है, कहाँ पे आपको एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है, कहाँ पे एग्ज़ाम्पल याद रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं रिसर्च करके आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं सब कुछ बन जाता, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे की बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि की याद करने के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जहाँ पे की बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नहीं बनाएँगे। वहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल या फिर स्टोरी के हिसाब से याद रखेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको खुद गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। स्टिकी नोट चिपका दीजिए या फिर यहीं पे लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसी एग्ज़ाम्पल के हिसाब से ये 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं याद, ठीक है? तो बस इसे 2-3 बार रिवाइज़ करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इसके बाद यहाँ पे टॉपिक आपका आ जाता है 13.2 है, 3 है, ठीक है? तो 2 एंड 3 चलिए इसी इसी के साथ कंपेयर कर लेता हूँ, ताकि पूरे का पूरा एक 13 टॉपिक ही खत्म हो जाए। देखिए, यहाँ पे छोटा-सा टॉपिक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पूछा लिया जाए, ठीक है? ऑडिट एंड रिव्यू, ठीक है? चलिए, ऑडिट एंड रिव्यू, ऑडिट का मतलब होता है एक डिटेल एग्ज़ामिनेशन और रिव्यू का मतलब होता है ऑडिट से थोड़ा कम एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? तो यहाँ पे ऑडिट का मतलब होता है जब हम एज़ एन ऑडिटर हम ऑडिट करते हैं, ठीक है? एज़ एन पर्सन हम ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट करने के बाद हम रीज़नेबल एश्योरेंस देते हैं। क्या देते हैं सर? रीज़नेबल एश्योरेंस। ऑडिट करने के बाद हम रीज़नेबल एश्योरेंस देते हैं। रीज़नेबल एश्योरेंस का मतलब होता है हाई क्वालिटी एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? हाई क्वालिटी एश्योरेंस कह सकते हैं कि हम एकदम हायर लेवल का एश्योरेंस दे रहे हैं। हाँ जी, 100% नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि इन्हेरेंट लिमिटेशन में हमने पढ़ा भी है कि हम एब्सोल्यूट कभी नहीं देंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, वो हम कभी नहीं देते। लेकिन रीज़नेबल का मतलब क्या होता है सर? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल एश्योरेंस हम देंगे।
ठीक है? तो एज़ एन ऑडिटर जब हम ऑडिट करते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पे ऑलवेज़ ध्यान रखिए कि रीज़नेबल एश्योरेंस ही हम दिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन का सिर्फ़ रिव्यू करना होता है, ठीक है? 2 तरीके होते हैं, एक ऑडिट करवाया जाता है, एक रिव्यू करवाया जाता है। तो सिर्फ़ रिव्यू करवाया जाता है ना, तो रिव्यू का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑडिट में जितना डिटेल काम करते हैं ना, उससे कम डिटेल काम करना है रिव्यू में, ठीक है? रिव्यू और ऑडिट में यही डिफ़रेंस है। ऑडिट में डिटेल काम होता है, रिव्यू में उससे कम डिटेल में काम होता है, ठीक है? तो रिव्यू में इतना डिटेल में नहीं जाते, ऑडिट में हम डिटेल काम करते हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली रिव्यू में हम इतना डिटेल गए नहीं हैं, तो हम रीज़नेबल एश्योरेंस तो देंगे नहीं। तो रिव्यू जब हम करते हैं तो याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में हम देते हैं लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है? रिव्यू में हम क्या देते हैं सर? लिमिटेड एश्योरेंस, क्योंकि रीज़नेबल हम नहीं दे सकते, क्योंकि रिव्यू में हम ऑडिट से कम काम करते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, बस इतना ही है, बस यहाँ पे इतना ज़्यादा फिर आगे कुछ नहीं है, ठीक है? इसके बाद 13.3 में आपको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आ सकता है ये डिफरेंस, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये डिफरेंस कि रीज़नेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस, या फिर मैं कहूँ सर ऑडिट वर्सेस रिव्यू, ठीक है? ये समझाइए। भाई ऑडिट का मतलब क्या है? रीज़नेबल एश्योरेंस, रिव्यू का मतलब क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस। समझाइए इस डिफरेंस, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हाइलाइटर लेके बैठिएगा, हाइलाइट करवाता हूँ वो कर लीजिएगा। देखिए, रीज़नेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है सर? हाई लेवल एश्योरेंस, अभी-अभी कहा कि जब हम ऑडिट करते हैं, तो हम उसमें क्या देते हैं सर? हाई लेवल एश्योरेंस, हाई लेवल एश्योरेंस का मतलब होता है रीज़नेबल एश्योरेंस। लेकिन लिमिटेड का मतलब हाई लेवल एश्योरेंस नहीं होता, हाई लेवल एश्योरेंस से थोड़ा कम। ठीक है? तो वर्ड इसी तरीके से यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में कि लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एकदम लोअर लेवल, ऑडिट से लोअर, ठीक है? लेकिन अच्छा खासा हम यहाँ पे एश्योरेंस देते हैं रिव्यू में, लेकिन ऑडिट से थोड़ा कम, क्योंकि ऑडिट में जितना डिटेल वर्क होता है उससे कम डिटेल में हम काम करते हैं रिव्यू के अंदर। तो यहाँ पे वर्ड इसी तरीके से लिखिएगा। ये ज़रूरी है कि आप यही वर्ड यूज़ करें। क्या है सर? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीज़नेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीज़नेबल एश्योरेंस की कंपैरिज़न में हम लोअर, लेकिन ऐसे भी एकदम थर्ड क्वालिटी हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है? लोअर है लेकिन किसकी कंपैरिज़न में? रीज़नेबल की कंपैरिज़न में। लेकिन अच्छा खासा हम चेक तो यहाँ पे भी करते हैं, एविडेंस तो हम यहाँ पे भी लेते ही है, ठीक है? लेकिन ऑडिट की कंपैरिज़न मतलब कि रीज़नेबल एश्योरेंस की कंपैरिज़न में थोड़ा-सा कम, ठीक है? अच्छा। इसके बाद क्या था सेकंड पॉइंट, परफॉर्मेंस एलाबोरेट होता है, एक्सटेंसिव होता है प्रोसीजर, मतलब कि एक बिग लेवल पे हम काम करते हैं, हाई लेवल पे काम करते हैं, जबकि यहाँ पे इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, ठीक है? फ्यू प्रोसीजर हम करते हैं, यहाँ पे डिटेल प्रोसीजर होता है, एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास में। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं सर? कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं रीजनेबल, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। यहाँ पे भी एविडेंस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी कंपैरिजन में थोड़ा-सा कम होता है। तो कहते हैं इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो हम लेते हैं, लेकिन किसके लिए सर? लिमिटेड कंक्लूजन के लिए, ठीक है? इतना डिटेल काम नहीं किया तो हम ऑब्वियसली रीज़नेबल कंक्लूजन नहीं दे पाएँगे, रीज़नेबल कंक्लूजन नहीं दे पाएँगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे क्या देंगे हम? लिमिटेड, ठीक है? क्योंकि इतना डिटेल एविडेंस हम ऑब्टेन नहीं करते, थोड़े बहुत एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूजन दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड कंक्लूजन, ठीक है? और एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है? जो कि हम ऑडिट के अंदर करते हैं, और यहाँ पे लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट जो हम कहाँ पे करते हैं सर? रिव्यू के अंदर, काम खत्म, ठीक है? ऐसे ही एज़ इट इज़ एग्जाम में लिख के आना है। और यहाँ पे तो मैं आपको ये चीज़ तो ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर, अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, देखिए मार्क भी कर रखा है हमने, ठीक है? किसने लास्ट थर्ड लेक्चर में ही हमने कंप्लीट किया था, है ना? पॉइंट नंबर कौन-सा था ये हमारा? ये पॉइंट जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, वो था ये स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में ही हमने यहाँ पे ये पेज ओपन करके आपको समझा दिया था, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टिव, ठीक है? तो जो स्टूडेंट को ये देखना है वो जाइए 5th पॉइंट वाले वीडियो में, स्कोप ऑफ ऑडिट वाले में, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्लियर?